हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टीएच क्लासेस एनआईएस पर। हमारा मोटो है वी टीच यू अचीव, यानी हम पढ़ाएं और आप सभी अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव करें। चलिए, तो हमारी जो वीडियो है वो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की जो हमारी सीरीज़ चैनल पर चल रही है उसके बारे में। हम इस सीरीज़ में 10th प्लस 12th सभी सब्जेक्ट्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवा रहे हैं, जिससे कि आपको एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो है क्लास 12th के सब्जेक्ट इतिहास के ऊपर, जिसमें कि हम चैप्टर 4 आज करने वाले हैं। मैंने चैप्टर 3 ऑलरेडी करवा दिए हैं, मतलब 3 चैप्टर मैंने पहले ही करवा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वो वीडियो भी ज़रूर देख लीजिए, जिसमें कि मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस उनके भी करवा दिए हैं। वहाँ भी आपको आंसर्स उनके साथ मिल जाएंगे। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है 4th चैप्टर, जिसका नाम है वैदिक काल। वैदिक काल के ये क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चंस प्लस 4 मार्क्स के क्वेश्चंस एंड एट लास्ट मैं आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन बताने वाली हूँ। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिए, जिससे कि आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा क्लियरली समझ में आ जाए। मैं इस चैनल की होस्ट तनु हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, सो दैट आपको सिलेबस रिगार्डिंग वीडियोज़ और ऐसे ही एग्जाम से रिलेटेड वीडियोज़, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज़, जितनी भी नोटिफिकेशंस आपके आए वो आपसे मिस ना हो कोई भी वीडियो। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, जो कि है हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा है वेद का अर्थ क्या है। तो ये जो चैप्टर है वो वैदिक काल है, तो वेदों से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आंसर होने वाले हैं। काफ़ी रिसर्च के बाद मैंने ये क्वेश्चन आंसर्स तैयार किए हैं कि बार बार जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने उठाया है, तो प्लीज़ इनको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। चलिए, तो आंसर देख लेते हैं। वेद, जिसका शाब्दिक अर्थ है जानना, ऋग्वैदिक काल के इतिहास को जानने का यह सबसे विश्वसनीय और प्रमाणित स्रोत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि वेद, जिसका अर्थ है जानना, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा विश्वसनीय और प्रमाणित स्रोत होते हैं इतिहास को जानने के लिए। आप इतना आंसर लिख सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन है वो सेम रहते हैं, बस थोड़ी सी लैंग्वेज आपकी चेंज हो जाती है। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि वेदों से आप क्या समझते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको यही आंसर लिख देना है। सेम आंसर है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज क्वेश्चंस की चेंज हो सकती है। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि वेदों की संख्या ज्ञातव्य कीजिए, यानी ज्ञात कीजिए। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में ज्ञात कीजिए और ये भी बताइए कि इसकी भाषा क्या है। तो हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि वेदों की संख्या कितनी है और इसकी भाषा क्या है। आंसर देख लेते हैं। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसकी भाषा कौन सी है? संस्कृत है। आंसर हो गया कंप्लीट। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्य कौन थे? आर्य कौन थे, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। कई बार आपसे एमसीक्यू में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 1 मार्क में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एंड 2 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आंसर क्या है इसका? आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ। इतिहास में एक जाति का नाम है। इस जाति के लोग श्रेष्ठ और सभ्य थे। आज विश्व की एक बड़ी जनसंख्या स्वयं आर्यों का संतान कहलाने में गर्व अनुभव करती है। तो आर्य कौन थे? इतिहास में एक जाति का नाम है और इतिहास के इस जाति के लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ थे और सभ्य थे। आंसर यहाँ आंसर इज कंप्लीटेड है। हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है सप्त सिंधु में सप्त नदियों का नाम लिखें। क्या क्वेश्चन है? सप्त सिंधु में सप्त नदियों का नाम लिखना है। तो आंसर हो जाएगा, सप्त सिंधु का अर्थ होता है 7 नदी वाला देश। ये 7 नदियां हैं सिंधु, वितस्तथा, झेलम, यानी सिंधु नदी, झेलम, असीकनी, चिनाब, परुशनी यानी रावी, विपाशा व्यास, शतुर्दी सतलुज और सरस्वती। तो कौन कौन सी नदियां हैं? सिंधु, झेलम, असिकनी, चिनाब, परुशनी यानी रावी, व्यास, सतलुज और सरस्वती, ये सारी नदियां हो जाएंगी। ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये आपसे पूछा गया है। मैं जो रिपोर्टेड
क्वेश्चन है वही आपके यहाँ पर लेकर आई हूँ। बार बार जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं 3 से ये रिपीटेड हो रहे हैं, तो प्लीज़ इन पर ध्यान दीजिएगा और इन्हें थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। चाहे तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं और पॉज कर करके इनका आंसर भी आप लिख सकते हैं। 5th क्वेश्चन क्या है? 5th क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल में आर्य किस क्षेत्र के लोगों के संपर्क में आए? तो किन क्षेत्रों के आंसर है इसका? उत्तर प्रदेश, कौशल और उत्तरी बिहार, विदेह, तो इनके ये संपर्क में आए थे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि आर्यों की गतिविधियाँ क्या थी? आर्यों के बारे में, वेदों के बारे में, वैदिक काल का क्वेश्चन है तो आर्यों के बारे में बहुत क्वेश्चन यहाँ पर बन जाते हैं। आंसर 6 हो जाएगा शिकार, बढ़ईगिरी, प्रशिक्षण, कपड़ा बुनाई, जुआ, रथ निर्माण और धातुओं को गलाकर ढलाई। ये सारे क्या थे? आर्यों की गतिविधियाँ थी। उसके बाद 7th क्वेश्चन है उत्तर वैदिक युग में कृषि के देवता कौन थे? कृषि के देवता उत्तर वैदिक युग में किसको माना गया है? ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आंसर हो जाएगा इंद्र देवता। इंद्र देवता को कृषि का देवता स्वीकार किया जाता था उत्तर वैदिक युग में। 8th क्वेश्चन इज उत्तर वैदिक काल के 3 महत्वपूर्ण यज्ञ कौन से थे? आंसर हो जाएगा 3 महत्वपूर्ण यज्ञ थे राजसूय, वाजपेय और अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा और अब भी ये आ रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 9th क्वेश्चन ऋग्वैदिक काल में राजा की स्थिति का संक्षेप में वर्णन कीजिए। कई बार संक्षेप में पूछ लेते हैं, कई बार सिर्फ विवरण के बारे में पूछ लेते हैं और कई बार टिप्पणी में भी आपसे क्वेश्चन किया जाता है, तो प्लीज़ इस पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान अपना यहाँ लगा लीजिए ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ जाएं। इसके साथ ही इसका आंसर भी देख लेते हैं। ऋग्वैदिक काल में राजा को राजन कहा जाता था, उसका पद अनुवांशिक हो गया था। अनुवांशिक यानी जैसे अगर पिता राजा है तो वो बेटा भी उसका राजा ही बनेगा, और बेटा राजा है तो उसका बेटा भी राजा बनेगा, ठीक है। उसको बोलते हैं अनुवांशिक। राजा की शक्ति असीमित नहीं थी, उसे कबायली संगठनों से परामर्श करना पड़ता था। तो उसकी कोई शक्ति असीमित नहीं थी, सीमित शक्ति थी उसकी, ठीक है। तो उसे जो था कबायली संगठनों से परामर्श करना पड़ता था। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि मैंने इतिहास के अलावा बाकी सब्जेक्ट्स की भी वीडियो बनाई हुई है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 10th-12th वाले सभी बच्चे उन वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। 10th की भी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, 12th वाले बच्चों की भी प्लेलिस्ट बना दी है। और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि हम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की भी जल्दी ही प्लेलिस्ट लाने वाले हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, आपको सभी क्वेश्चन आंसर्स चैनल पर मिल जाएंगे। इस चैनल को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपके सभी फ्रेंड्स को भी ये जो क्वेश्चन आंसर्स है वो मिल जाए। चलिए 10th क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वैदिक तथा उत्तर वैदिक वर्ण व्यवस्था में अंतर स्पष्ट करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन। ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें क्या अंतर है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है। मैं साथ ही साथ आपको लैंग्वेज भी बता दूँ किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। आंसर देख लेते हैं। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, जबकि उत्तर काल में ये जन्म पर आधारित थी। तो आंसर इज क्लियर कि वर्ण व्यवस्था क्या थी, कर्म पर आधारित थी, और उत्तर काल में ये जन्म पर आधारित थी। सेकंड पार्ट है इसका। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था लचीली थी क्योंकि व्यवसाय बदला जा सकता था, परंतु उत्तर वैदिक वर्ण व्यवस्था कठोर और जटिल थी, वर्ण या जाति बदली नहीं जा सकती थी, ठीक है। आंसर इज क्लियर। उसके बाद 11th क्वेश्चन है हमारा कि आर्यों के 6 दर्शन कौन कौन से हैं। आंसर हो जाएगा पहला कपिल का सांख्य दर्शन, व्यास का उत्तर सीमांसा, पतंजलि का योग शास्त्र, गौतम का न्याय शास्त्र, जैमिनी का पूर्व सीमांसा, कणाद का वैशेषिक शास्त्र। तो ये हमारे 6 दर्शन हो जाते हैं आर्यों के, ठीक है। उसके बाद 12th क्वेश्चन है हमारा कि ऋग्वेद में उल्लेख की गई 4 प्रसिद्ध सभाओं के नाम बताओ। आंसर हो जाता है सबसे पहले समिति, विदय, गण, ठीक है। ये हमारे आंसर हो जाएंगे।
यहाँ पर आपके जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं वो हो गए कंप्लीट। ये आपसे 2 से 1 मार्क्स में भी पूछ ले जाते हैं, कई बार MCQ में भी क्वेश्चन आ जाते हैं। काफ़ी छोटे छोटे क्वेश्चन है, 1 मार्क भी आपको पता है कि पास होने के लिए कितना ज़्यादा होता है। उसके बाद आपके यहाँ पर 4th मार्क्स के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हो जाते हैं शुरू। 4 से 6 मार्क्स के भी कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलिए देखते हैं हमारे 4 मार्क्स के क्वेश्चंस। 13 क्वेश्चन है हमारा कि उपनिषद भारतीय दर्शन के मूल स्रोत माने जाते हैं, 3 उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो 3 उदाहरण देने हैं, उपनिषद कैसे भारतीय दर्शन के मूल स्रोत है। आंसर है सबसे पहले, उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, इसीलिए इसे वेदांत भी कहा जाता है। बृहणाध्याय, छांदोग्य, ऐत्रेय, कौस्तुकी और मुंडक आदि प्रमुख उपनिषद हैं। तो कौन कौन से उपनिषद हैं यहाँ पर बता दिया गया है। उपनिषद का अर्थ है किसी के पास बैठना, इसीलिए यह रहस्यपूर्ण और संपर्क के रूप में है। तो किसी के पास बैठना, इसीलिए ये संपर्क और रहस्यपूर्ण है। थर्ड पार्ट है, थर्ड आंसर, उपनिषद दर्शन को भारत में सभी उत्तरी दर्शनों का स्रोत माना जाता है और ये भारत के सांस्कृतिक धरोहर समझे जाते हैं। तो ये भारत के सांस्कृतिक धरोहर पे समझे जाते हैं। इसके बाद हमारा 4 मार्क्स में क्वेश्चन किया जाता है, जाति प्रथा क्या है। आंसर हो जाएगा भारत में, या फिर कई बार पूछ रहे हैं जाति प्रथा से आप क्या समझते हैं। ठीक है, जाति प्रथा का विवरण कीजिए, ये क्वेश्चन भी आपसे कर लिया जाता है। आंसर है भारत में प्राचीन काल से जाति प्रथा विद्यमान है। प्राचीन काल में 4 जातियां थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। समाज का यह बंटवारा कर्म अथवा व्यवसाय के आधार पर था। तो जाति प्रथा क्या है, यहाँ पर हमने बता दिया कि जातियों के उसमें अगर भेदभाव किया जाए तो उसको जाति प्रथा बोलते हैं। 15 क्वेश्चन है, सभा और समिति क्या है, वर्णन कीजिए। या फिर सभा और समिति से आप क्या समझते हैं उसका वर्णन करें। इस टाइप से भी आपसे क्वेश्चन कर लिया जाता है। आंसर देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है, ठीक है, 6 मार्क्स में भी पूछा जाता है, यहाँ पर 4 मार्क्स में आपसे पूछा गया है। तो 4 मार्क्स में अगर ये क्वेश्चन है तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ऋग्वैदिक युग में राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत सभा और समिति का महत्वपूर्ण स्थान था। ये संस्थाएं शासन का लोकतंत्रीय भाग थी। सभा और समिति की उत्पत्ति, संगठन और कार्यों के बारे में विद्वानों में मतभेद हैं, किंतु अनुमानों के अनुसार समिति राजा को परामर्श देने वाली संस्था थी, जबकि सभा उस स्थान को कहते हैं जहां उसकी बैठक होती है। तो हमें पता चल गया, तो समिति जो थी वो राजा को परामर्श यानी उसको अपने सजेशंस देती थी, और जो सभा है वो स्थान था जहाँ पर उनकी बैठक हुआ करती थी। सभा और समिति का शासन के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त थे। वे राज्य को शासन प्रबंध में सलाह तथा सहायता देती थी और राजा भी इन्हीं की इच्छा अनुसार काम करता था। तो राजा जो था वो सभा और समिति के अनुसार ही काम किया करता था। उसके बाद 16 क्वेश्चन है आपका कि उत्तर वैदिक युग में महिलाओं की स्थिति क्या थी। इसमें बताना है जो उत्तर वैदिक युग था उसमें महिलाओं की क्या स्थिति थी। आंसर हो जाएगा ऋग वैदिक युग की अपेक्षा उत्तर वैदिक युग में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आ गई थी। इनके आचरण और आदेशों में भी गिरावट आ गई। इस समय उन्हें पिता की संपत्ति के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया। बाल विवाह और बहु विवाह भी इसी समय से लागू कर दिया। हालांकि शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया, किंतु स्त्रियों को राजनीतिक क्षेत्र में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। तो राजनीतिक क्षेत्र में वो भाग नहीं ले सकती थी। ठीक है, उन्हें हालांकि जो अर्धांगिनी का दर्जा था वो दिया गया था, परंतु उन्हें फिर भी पिता की संपत्ति से भी वंचित रखा गया। आचरण और आदेशों में भी इनके गिरावट आ गई थी। तो क्या इनके डिफरेंस हो जाएंगे, क्या महिलाओं की स्थिति है। यहाँ पर आंसर आपका कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद 4 मार्क्स के क्वेश्चन भी आपके कंप्लीट हो गए। 10 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है। 10 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है 10 मार्क्स का, यानी 17th हमारा क्वेश्चन है, सामवेद की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। यानी हमें कई बार पूछ लिया है सामवेद की मुख्य विशेषताएं क्या है, या फिर सामवेद की मुख्य विशेषताओं की टिप्पणी करिए। तो आंसर हमारा देख लेते हैं।
सबसे पहले पुराणों में सामवेद की 1000 शाखाओं का उल्लेख है, किंतु इनमें से केवल एक ही आज उपलब्ध है। सामवेद के पाठों में स्वर माधुर्य मिलता है, इसीलिए संगीत की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो ये संगीत की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी वाचनाओं में उन ऋचाओं का संग्रह है जिन्हें सोम यज्ञ के समय गाया जाता है। यह यज्ञ विधानों पर भी रोचक प्रकाश डालता है। तो ये सारे इसके हो जाएंगे विशेषताएं। उसके बाद 18 क्वेश्चन भी आपका 10 मार्क्स का पूछा जाता है। 18 क्वेश्चन है, आश्रम पद्धति क्या है? प्राचीन ग्रंथों में 4 आश्रम पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं? तो ये आपसे कई बार कर लिया जाता है क्वेश्चन कि आश्रम पद्धति से आप क्या समझते हैं और आश्रम पद्धतियों के 4 पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं। आंसर है आपका 4 आश्रम पद्धति के सिद्धांत के अनुसार मनुष्य के संपूर्ण जीवन के 100 वर्ष को मानकर 4 आश्रम कौन कौन से हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 आश्रम है। इनका निर्धारण किया गया था। प्रत्येक आश्रम की अवधि 25 वर्ष निश्चित की गई थी। समाज के सभी वर्गों से अपेक्षा की गई कि वे इन नियमों का पालन करें। 4 आश्रम यानी जो 100 वर्ष का मानकर जो 4 आश्रम थे, ये सारे आश्रम इनके इसका निर्धारण किया था और इनकी जो अवधि थी वो 25 वर्ष इसकी रखी गई थी। 19 क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका ये पूरा आंसर 18 का हो जाता है कंप्लीट। 19 क्वेश्चन है हमारा कि वैदिक काल में क्षत्रियों के लिए क्या कर्तव्य थे? तो क्षत्रियों के क्या कर्तव्य यानी क्या काम किया करते थे क्षत्रिय? आंसर है उत्तर वैदिक समाज 4 वर्णों पर आधारित था, जिसमें ब्राह्मण और क्षत्रियों को श्रेष्ठ स्थान प्राप्त था। सभी को उनकी श्रेणी अनुसार कार्य करना होता था। ब्राह्मणों के यहाँ पूजा पाठ सौंपा गया तो क्षत्रियों को युद्ध और प्रशासन का कार्य सौंपा गया था। वे प्रजा की सुरक्षा के लिए युद्ध किया करते थे। क्षत्रिय में पता है जो कि हमारे जो सैनिक होते हैं उनको क्षत्रिय कहा जाता है। तो वो क्या किया करते थे? प्रजा की सुरक्षा के लिए युद्ध किया करते थे। इनको ये कर्तव्य सौंपा गया था। 20th क्वेश्चन है आपका कि जाति प्रथा की उत्पत्ति के कारणों का उल्लेख करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे टिक लगा सकते हैं। नोट कर लीजिए कि जाति प्रथा किस कारण से उत्पन्न हुई थी। ठीक है, तो आंसर क्या है एक बार ध्यान से पढ़िएगा, इसको ध्यान से देखिएगा मेरे साथ। भारतीय समाज में प्राचीन काल से ही जाति विद्यमान रही है, जिसका प्रमाण आज भी देखने को मिलता है। तो जाति प्रथा जो है वो पहले से ही विद्यमान थी, तो इसके प्रमाण आज भी हमें देखने को मिलते हैं। कई लोग आज भी जाति प्रथा को मानते हैं। प्रारंभ में जब आर्य भारत आए तो उस समय कोई जाति विभाजन नहीं था, किंतु अनार्यों के संपर्क में आने से उन्होंने जातियों को 4 श्रेणियों में विभाजित कर दिया। तो जो आर्य थे उन्होंने इनको 4 श्रेणियों में विभाजित किया। कौन सी श्रेणी थी? ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। तो ब्राह्मण जो थे उनको पूजा पाठ करने का काम सौंपा गया। क्षत्रियों को जो थे उनको सुरक्षा का मतलब जनता की सुरक्षा का काम सौंपा गया। शूद्र थे उनको ऐसा छोटा मोटा काम सौंप दिया गया और वैश्य जो थी उनको छोटे मोटे काम सौंप दिए गए। तो शूद्र और वैश्य को छोटी जाति माना जाने लगा। उसके बाद लिखा हुआ है प्रत्येक जाति के कुछ नियम निर्धारित किए गए थे और इसी के अनुसार इन्हें अपना जो जीवन था वे व्यतीत करना होता था। प्रारंभ में केवल ये 4 जाति थी, किंतु धीरे धीरे इनकी संख्या भी बढ़ती गई और आज ये अनगिनत संख्या की जातियाँ हो गई हैं। तो आपके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं इस चैप्टर के वो कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, पूरे आंसर्स मैंने करवा दिए हैं और सारे जो हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो इन्हीं में से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि हमने बहुत मेहनत करी है आपको अच्छे मार्क्स दिलाने के लिए। तो लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं, और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।